अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में एक दफ़ा फिर हम तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं इस उम्मीद के साथ कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक वही है जो हमने पहले स्टार्ट कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। न्यू टॉपिक और उसकी सीरीज़ स्टार्ट हो गई है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें हमने पढ़ना था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है, आपस में क्या इनका रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है। इस पर हमने पिछली वीडियो में तफसील से सैर हासिल गुफ्तगू की है। तो कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए उस वीडियो को समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। और अब इस क्लास में हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसके दो स्पेशल केसेस हैं, उन्हें डिस्कस किया जाएगा। इसमें पहला केस ये होगा कि अगर कोई एरिया, फिर दोबारा से रिवाइज कर लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक यूनिट एरिया बनाइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो उसके उस यूनिट एरिया से गुजरने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को उस एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स कहा जाता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। कॉन्सेप्ट तो हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये उसकी डेफिनेशन थी जिस पर हम गुफ्तगू कर चुके और उसका फार्मूला भी डिस्कस कर चुके कॉन्सेप्ट के साथ। अब उसके स्पेशल केसेस हैं। जो पहला केस है वो ये है कि अगर कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, उसका फार्मूला क्या बनेगा। और अगर कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ हो तो फिर उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। ये दो स्पेशल केसेस आज की क्लास में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहला केस है केस नंबर 1। आप कॉपीज़ निकाल लें, नोटबुक्स निकाल लें, पेन और पेंसिल हाथ में रख लें ताकि साथ साथ जो है आप नोट्स भी लिखते रहें, समझते भी रहें और लिखते भी रहें। और याद रखिएगा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ये हमने पहले भी कही है कि दुनिया में इससे अच्छे नोट्स नहीं होते जो आप क्लास में समझते वक्त लिखते हैं। यानी आप क्लास में समझ भी रहे हैं और फिर उसको लिख भी रहे हैं, तो इससे बेस्ट नोट्स दुनिया में कोई भी नहीं होते। लिहाजा इस बात को समझने, इसको भी समझने की ज़रूरत है इस बात को। तो ये आपके सामने केस 1 है। व्हेन एरिया इज़ एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के ज़ाविये पर हो, या परपेंडिकुलर हो, या नॉर्मल हो। इस डेट के लिए फिर क्या होगा, इसके लिए हम एक एरिया ले लेंगे, हमने रजिस्टर लिया हुआ है, उसको हम एरिया बना लेंगे। डायग्राम बनाइए सबसे पहले। देखिए एरिया इस तरह से बनाइए, बिल्कुल इसको ऐसा महसूस हो कि ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के। बार बार सामने आना पड़ रहा है। ऐसा लगे कि ये एरिया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, यूँ रखा हुआ है। ये एरिया है ए, दिस इज एरिया है, और वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। आप जानते हैं ये एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। इस पर भी हमने कॉन्सेप्ट पे बात की है नहीं। और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर एन कैप इस्तेमाल करते हैं। इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, इसे यूनिट नॉर्मल भी कहा जाता है। क्यों यूनिट नॉर्मल इसलिए कहते हैं कि ये एरिया पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। जिस तरह ये बोर्ड का एरिया आपके सामने, जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आपकी तरफ है, एरिया तो इस तरह से है लेकिन इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर किस तरफ है, आपकी जानिब है, तो बाहर की तरफ होती है एरिया की डायरेक्शन। अभी एरिया यूँ रखा हुआ है तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, सामने की तरफ होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी पास हो रही हैं। यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको इसे शो करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ओके, ये आपके सामने मौजूद है। ओके, डायग्राम को थोड़ा सब्र तहम्मुल से बनाना चाहिए समझ के। तो ये एरिया, ये सिचुएशन है, एरिया परपेंडिकुलर फील्ड के रखा हुआ। आइए इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकलेगा। तो कुछ क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड एरिया। इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हासिल हो जाएगा। यस, तो बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ये है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, फाई का मतलब फ्लक्स के लिए फाई इस्तेमाल किया, ई फॉर इलेक्ट्रिक है। इंटेंसिटी और एरिया का क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, फिर बताया था।
जब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, इंटेंसिटी का और एरिया का, ये दोनों वेक्टर हैं। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो फ्लक्स स्केलर है। याद करें ए डॉट बी का फार्मूला क्या बताया फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, जब दो वेक्टर्स ए और बी हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, याद है? यानी इस तरह से था ना, वो एक वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो, उनके दरमियान एंगल थीटा हो, तो अब ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया था, उसका फार्मूला ए बी कॉस थीटा आया था। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसी तरीके से ई डॉट ए का फार्मूला क्या हो जाएगा फिर बताइए, ये हो जाएगा शाबाश ये कॉस थीटा। जब ये इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये है कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा ए और बी के दरमियान था, यहाँ एंगल थीटा किसके दरमियान होगा? क्या इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान होगा? गलत, इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान नहीं होगा, बल्कि इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान होगा। दिस इज़ करेक्ट। किसके दरमियान एंगल थीटा होगा? यहाँ पे भी एंगल थीटा ए और बी के दरमियान नहीं, बल्कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शंस के दरमियान है। तवज्जो रहे, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी इस तरफ ये एंगल थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल थीटा इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान है। क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन हेयर, बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ इंटेंसिटी और एरिया? इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो इस तरफ है, एरिया परपेंडिकुलर है, तो क्या एंगल 90 डिग्री हो जाएगा? नहीं नहीं, एंगल तो 90 है, इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान एंगल 90 है, लेकिन इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान एंगल 90 नहीं बल्कि 0 है, क्योंकि इंटेंसिटी इस तरफ है और एरिया की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, एंड कैप। तो एंगल कितना हो गया? दोनों पैरेलल हो गए ना। अक्सर तलबा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान तो भाई परपेंडिकुलर एरिया है, तो एंगल 90 होना चाहिए। आप ज़ीरो कैसे कह रहे हैं? ज़ीरो इसलिए कह रहे हैं कि एंगल जो होता है वो इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान नहीं होता, बल्कि इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शंस के बीच में होता है। समझने की कोशिश करें बात को। तो ये कॉस थीटा होगा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा फिर? यहाँ पे दोनों पैरेलल हो गए तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान जो एंगल है थीटा, डेट इज़ 0 डिग्री, तो इसकी जगह आ जाएगा 0। तो यहाँ 0 लगाओ भाई। जब थीटा की जगह 0 लगाएंगे तो क्या होगा? तवज्जो रहे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा की जगह आ गया 0। कॉस 0 की वैल्यू सारी दुनिया जानती है, जो मैथमेटिक्स से वाकिफ़ है, ई या साइंस से वाकिफ़ है या वो कैलकुलेटर के फंक्शन समझते हैं, साइन कॉस टेन। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, दैट इज़ 1। तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है सूरत में? ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये फार्मूला तो बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इस केस के अंदर परपेंडिकुलर है, ये फ्लक्स कैसा है? तो आप फ़ौरन कहेंगे दिस इज़ मैक्सिमम फ्लक्स। ये जो है मैक्सिमम फ्लक्स इससे पास हो रहा है इस सूरत में, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं इस एरिया से। क्यों? क्योंकि कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लिहाजा मैक्सिमम वैल्यू 1 रख के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इस सूरत में जब एरिया परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास होंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास होंगी इस केस के अंदर। ये आपके सामने फार्मूला डेवलप हो गया ई इंटू ए का। ओके, तो दिस गिव्स मैक्सिमम फ्लक्स। क्या देगा ये? दिस गिव्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या सिंपली फ्लक्स लिख लें। इस केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी अगर एरिया परपेंडिकुलर है। यस, पहला केस कंप्लीट हो गया। अब दूसरे केस में क्या करेंगे? इसी एरिया को फील्ड के पैरेलल कर देंगे। अगर पैरेलल हो जाए तो फिर कितना फ्लक्स पास होगा? आइए केस नंबर 2 में डिस्कस करते हैं इसे। तो केस नंबर 2 अब करेंगे, नोटबुक और कॉपी आपके साथ, पेन आपके साथ। केस नंबर 2, व्हेन एरिया इज एट राइट एंगल, तो आप क्या रखेंगे? इज पैरेलल। व्हेन एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा लिख दो, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो तो फिर क्या होगा? तो जाहिर है ये सारी स्टोरी फिर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी। बनाइए भाई। यस, डायग्राम दोबारा बनाए। अब एरिया को लिटाना है, पैरेलल करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तवज्जो रहे, ये सिचुएशन है।
यस, एरिया इस तरह से बनेगा। यानी ऐसा लग रहा है कि ये फील्ड के पैरेलल है। पहले तो ऐसे था ना, अब आपने ऐसे कर दिया, पैरेलल कर दिया फील्ड, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी अब, पैरेलल टू द फील्ड, नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, तो एन कैप जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा। देखें, तवज्जो रहे, जो इसका यूनिट वेक्टर कहलाता है वो अब यहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक लाइंस बनाइए, जब आप इलेक्ट्रिक लाइंस बनाएंगे तो कैसी बनेंगी देखिए, इसके लिए हम रेड मार्कर इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरह से बनेगी। देखिए तवज्जो रहे, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एरिया रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन सामने की तरफ है, और एरिया ऐसे रखा हुआ है। ऐसे ही बता दो कितनी इलेक्ट्रिक लाइन इससे पास होंगी। इस सूरत में कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन इससे पास नहीं होगी, एरिया से फ्लक्स जीरो निकलेगा। देखिए कैसे, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। ये फार्मूला आपने लगाया, फार्मूला लगाने के बाद ई डॉट है, फिर ई डॉट है का फार्मूला ये कॉस थीटा होगा, अभी डिस्कस किया। ए डॉट बी ए भी कॉस थीटा होता है ना, ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, ए डॉट बी ए भी कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। अब ये थीटा एंगल किसके दरमियान होगा बताएं, जो थीटा एंगल है वो इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान है। तो इंटेंसिटी इस तरफ है और एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तवज्जो रहे, इंटेंसिटी इस तरफ और एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इंटेंसिटी इस तरफ जा रही है, एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो परपेंडिकुलर हो गई ना दोनों डायरेक्शंस, तो थीटा की जगह 90 आ जाएगा, और कोस थीटा आया 90। उसकी वजह क्या है कि इंटेंसिटी परपेंडिकुलर एरिया, इसका मतलब इंटेंसिटी की डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर, उल्टा टी बना हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है, याद रखिए। ओके, और cos 90 की वैल्यू सब जानते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर उठाइए, cos का बटन दबाइए, 90 लिखिए, cos 90 इज़ 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी जगह क्या आ जाएगा, cos 90 की जगह 0, तो ई ए, और cos 90 की जगह क्या है 0। मैं खाली जगह तंग होगी यहाँ पर, शायद नज़र नहीं आया बोर्ड, हम इस स्टेप को यहाँ लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ये cos 90 की जगह क्या आ गया 0, और 0 को ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, 0 ही आ जाएगा। जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरीथिंग बिकम्स, लाखों करोड़ों 0 बीच में फंसा दो, सब मल्टीप्लाई ख़त्म। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया 0, दिस गिव्स द मिनिमम फ्लक्स, यानी इसका मतलब इस सूरत में मिनिमम फ्लक्स पास होगा जो 0 होता है। दिस गिव्स, दिस शोज भी लिख सकते हैं, दिस शोज द मिनिमम फ्लक्स, एक ही बात है, जो सूटेबल लफ्ज़ समझ में आया वो लिख दें। दिस शोज द मिनिमम फ्लक्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन एरिया, फिर से व्हेन एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स थ्रू द एरिया विल बी मिनिमम। इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि नो फ्लक्स विल पास थ्रू दिस एरिया व्हेन इट इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों नहीं पास होगा, सोचे ज़रा। आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं। ये हमने गुलजार उर्दू की बुक है ये, इसको तसव्वुर कर लें कि ये एरिया है, क्या है ये, इसको मान लें कि दिस इज़ एरिया। ओके, पहले केस में एरिया यूँ रखा हुआ था परपेंडिकुलर, इसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, बाहर की तरफ थी। पहला जो केस हमने किया था परपेंडिकुलर था। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, लाइनें इसके ऊपर से भी जा रही थी, नीचे से भी, साइडों में से भी जा रही थी, लेकिन लाइनें इसके अंदर से भी पास हो रही थी। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स की वो तादाद जो एरिया को क्रॉस करके पास हो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स इसके अंदर से पास हो रही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होगा ही होगा, इज डेट क्लियर, और मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे इसको आप तिरछा करेंगे एरिया को, जैसे क्या करेंगे तिरछा, तो कुछ लाइनें ऊपर से स्लिप हो जाएंगी, कुछ नीचे से, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स की तादाद कम हो जाएगी। और एंगल कम करें, अब और एंगल कम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ है, एरिया आप लेटाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स कुछ कम यहाँ हो जाएंगी, कुछ और कम यहाँ हो जाएंगे। और जब इसको बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ है और उसी के पैरेलल कर दिया, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन इसके ऊपर से इसके नीचे से पास होगी, लेकिन नो सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन कैन पास क्रॉस दिस एरिया। कोई इलेक्ट्रिक लाइन इसको क्रॉस करके पास नहीं हो सकती क्योंकि ये पैरेलल रखा हुआ है। लिहाजा इस सूरत में कोई फ्लक्स इससे पास नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, इलेक्ट्रिक लाइन्स भी हैं, ऊपर नीचे नाच रही हैं, लेकिन इसके से फिर भी इससे गुजरने वाला कोई फ्लक्स नहीं है क्योंकि पैरेलल है। आइए इसको एक और मिसाल से समझते हैं।
एक और मिसाल जहन में आ रही है अभी कि आपने वाटर फ्लक्स देखा होगा, नहर में पानी बह रहा हो, वाटर किसी कनाल से किसी नहर से पानी गुजर रहा हो। अगर आपने नहर देखी किसी गांव देहात में, हमारे तो गांव वो था सादकाबाद, तो वहाँ अक्सर हम लोग नहर पे चले जाते थे तैरने के लिए या उसको एंजॉय करने के लिए, स्विमिंग के लिए। तो बाकायदा पानी फ़्लो कर रहा होता है उसमें। अब आप एक लकड़ी का फ्रेम बनाएं, वुडन फ्रेम, जो चौखट नहीं होती दरवाजे की, वो बना लें। वो चौखट दरवाजे की बनाएं और उसको नहर के अंदर यूँ खड़ा कर दें, चौखट को नहर के अंदर। तो अब ज़ाहिर है नहर का पानी ऊपर से जा रहा है, साइडों से जा रहा है, तो पानी इसके अंदर से भी पास होगा, क्योंकि आपने चौखट बनाई है, खाली फ्रेम है ये, इसको एरिया मान लें, तो इसके अंदर से भी पास होगा। आप फ्रेम को थोड़ा सा नहर के पानी में तिरछा रखें, तो क्या पहले के मुकाबले में ज़्यादा पानी पास होगा इस फ्रेम के अंदर से या कम हो जाएगा? फ्रेम के अंदर से पानी कम हो जाएगा। और तिरछा करें और तिरछा करें, आप इसको ऐसे कर दें फ्रेम को, तो अब पानी ऊपर से भी जा रहा है नीचे से भी जा रहा है, ऐसे रखा हुआ है आपने अपने हाथ में फ्रेम को, लेकिन कोई वाटर स्ट्रीम इस को क्रॉस करके पास नहीं होगी, तवज्जो रहे। लिहाजा इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ये पॉइंट मिल रहा है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट पे तो हमने डिस्कशन कर ली है, स्पेशल केसेस है। तो जब एरिया परपेंडिकुलर होता है तो उससे मैक्सिमम फ्लक्स पास होता है, और एरिया जब पैरेलल होता है तो उससे कोई फ्लक्स पास नहीं होता। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट में और डिस्कस करना चाह रहा था दोबारा, कि जब एरिया परपेंडिकुलर होता है, फिर टाइम देखें कितना बचा है। हाँ है एक और, ये तो इस केस में तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। जो पहले वाला केस था उसमें क्या था, मैक्सिमम फ्लक्स पास हुआ था ना। तो देखिए कैसे, जो पहला केस था उसकी डायग्राम दोबारा बनाते हैं, फिर से समझते हैं। वो इस तरह से था, और कीजिए, ये आपने एरिया परपेंडिकुलर रखा था फील्ड के, ऐसे ही था ना भाई। ओके, ये आपके एरिया परपेंडिकुलर रखा हुआ है, दिस इज़ एरिया ए। और फिर आपने जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो इलेक्ट्रिक लाइन इससे पास हो रही थी, याद कीजिए। इस तरह से मामला था कुछ। बड़े ठहराव के साथ डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ी सही बन जाती है, जल्दबाजी करेंगे तो। ओके, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गई, और ये आपके पास एरिया हो गया। एरिया की डायरेक्शन कहाँ थी, याद है ना आपको? एरिया की डायरेक्शन कहाँ थी? परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है ना, एरिया की डायरेक्शन यहाँ लिखी है, पैरेलल थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी भी हमने डिस्कस किया आज ही की इस वीडियो में, क्लास में। और इस सूरत में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था वो क्या आया था? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था, इसकी वैल्यू थी E इंटू ए, ये वैल्यू थी। आप चाहें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया पहले और E बाद में। इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, और होना चाहिए, कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि हम इस एरिया को E से मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हासिल हो जाता है। इस पर हमने पहली कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पे भी बात की है, लेकिन आज मैं किसी दूसरे एंगल से इस पर गुफ्तगू करना चाह रहा था। वो भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक और एंगल से बात करते हैं कि एरिया को ही E से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स की तादाद मालूम करने के लिए। तसव्वुर करें कि एक दीवार है, ये सामने, अब यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा कैमरे में, कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। फर्ज कर लें, तसव्वुर कर लें कि यहाँ पे एक चार्ज प्लेट है, पूरी एक बहुत बड़ी प्लेट है मेरे सामने रखी हुई है, मैं देख रहा हूँ चार्ज प्लेट को, पूरी प्लेट चार्ज है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तसव्वुर करें, और एक एक सेंटीमीटर के फासले पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। जो बताया जा रहा है उसको जहन में तसव्वुर में लेकर आ जाए, ये एक एक सेंटीमीटर पे क्या है, चार्जेस हैं, लेफ़्ट से राइट भी और ऊपर से नीचे भी एक एक सेंटीमीटर के फासले पर चार्जेस रखे गए हैं। इस तरह बहुत सारे चार्जेस लोकेट कर दिए गए पूरी प्लेट के ऊपर। ये बहुत बड़ी प्लेट है, इस पर एक एक सेंटीमीटर के फासले पर चार्जेस रखे गए, पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, लेफ़्ट टू राइट भी, ऊपर से नीचे भी हैं। तसव्वुर में ले आए तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, और हर दो पॉजिटिव चार्ज के दरमियान फासला 1 सेंटीमीटर लिया है। चाहे कोई सा भी आप कॉन्सिक्वेंट चार्ज लेना आपने, कॉन्जिक्यूटिव चार्ज लेना है लगातार, एक के बाद दूसरा, या दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इसी तरह ऊपर से नीचे, पहले के बाद दूसरा, या दूसरे के बाद तीसरा, या तीसरे के बाद चौथा, 1 सेंटीमीटर। ये तसव्वुर बना लें ज़रा अपना ज़हन में, बन गया। ओके, और ये तसव्वुर पक्का हो गया, तो अब बनाइए आप क्या, अब आप बनाइए एरिया। ये एरिया तो हमने बनाया हुआ है, इसको एरिया मान लें, ये एरिया है।
फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे रखा हो, बल्कि मैं दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाऊँगा। अब हर पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रिक लाइन आ रही है, ये भी तसव्वुर करें, हर पॉजिटिव चार्ज से क्या आ रही है, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, इमिट आउट हो रही है, क्योंकि हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, तो हर एक से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सामने की तरफ आ रही होगी। सब समझ रहे हैं? यानी इस तरह का मामला है। ये आपके पास ये चार्ज प्लेट 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर चार्जेस लगा। अब मैं तो खैर अंदाजे से ही काम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बस रखे गए, ये सामने रखी हुई है प्लेट, और हर चार्ज से 1-1 सेंटीमीटर पे चार्जेस हैं और इलेक्ट्रिक लाइन को फोर्स बाहर की तरफ निकल रही है। इज दैट क्लियर? और उसमें फिर आपने ये एरिया रख दिया इस तरीके से, तसव्वुर कर लें यहाँ पे एरिया रखा हुआ है। अब फ़र्ज़ कर लें कि इस एरिया की जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5। और इसकी जो लंबाई है वो 7 है, यानी ये 7 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। माई क्वेश्चन टू ऑल स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग थ्रू दिस एरिया? इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही होंगी? जो हमने सामने चार्ज शीट ली है उसके 1-1 सेंटीमीटर पे चार्जेस हैं, लोकेट किए गए हैं। हर पॉजिटिव चार्ज से तसव्वुर कर लें कि इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ, स्ट्रेट बाहर की तरफ आ रही है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें बाहर की तरफ आ रही हैं। ये हमने एरिया रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, 7 सेंटीमीटर। तो बताइए फिर इससे कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी? जितना इसका एरिया है, यानी 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें। आपको पता है ना कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। अब ये 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई और लंबाई कितनी ली है? 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है बताइए? एरिया का फार्मूला होता है 5 मल्टीप्लाई बाय लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो क्या आ जाएगा? 5 7 था। हमने इसको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन वो थोड़ा टाइम की किल्लत थी इसलिए तफसील से बात नहीं कर पाए, अब कर रहे हैं। तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका एरिया आ गया। अब जो इसका एरिया है 35, उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइन से पास होंगी। ये समझना मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि इसको सामने शीट पे जाके लगा दें। इसको जब आप शीट पे जाके लगाएंगे तो बताइए यहाँ पर कितनी चार्जेस आएंगे? 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर चार्जेस हैं, 5 आ जाएंगे, और यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर चार्जेस है, 7 है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 स्क्वायर सेंटीमीटर बनेगा। इसका मतलब है टोटल चार्जेस जो ये एरिया घेरेगा शीट पर वो 35 होंगे। तो 35 इलेक्ट्रिक लाइन से पास होंगी। समझ रहे हैं बात को? कितनी? 35 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इससे पास होंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तवज्जो रहे, 35 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का होगा। ई से मुराद यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स मान लें। 35 एरिया हो गया। अब बताइए 35 कौन है? 35 इलेक्ट्रिक लाइन से पास हो रही है, क्या वो एरिया नहीं है? यस, दैट इज़ द एरिया। 35 कौन है? दैट इज़ एरिया ऑफ दिस ये वाला एरिया है ए, और इसके साथ क्या आ गया? ई। आप ई को पहले लिख लें और ए को बाद में लिख लें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है? इंटेंसिटी इंटू एरिया। क्या ये वही फार्मूला नहीं आ गया जो आपने डिस्कस किया इस वाले केस में, स्पेशल केस 1 में? कि अगर एरिया परपेंडिकुलर रखा हो तो उससे गुजरने वाला प्लस क्या होता है? इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दें? एरिया से। क्योंकि जब इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन्स की तादाद पता चल जाती है जो इस एरिया से पास होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी और एरिया का प्रोडक्ट लिया गया है। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट पे तो हम बात और कर चुके आपसे पहली वीडियो में, तो वो है असल कॉन्सेप्ट। तो ये आपके सामने, आपके जैसे में कोई क्वेश्चन है तो आप बराह रास्त तो पूछ नहीं पाएंगे, तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछना चाहें। तो कोशिश करेंगे कि ये अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सीरीज़ चल रही है। अब आएगा ये फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल सीधी सतह है। अगले टॉपिक में फ्लैट कर्व सरफेस आ जाएगी, यानी सतह अगर फ्लैट नहीं हो, ये फ्लैट है ना, अगर तिरछी सतह हो तो फिर कितना फ्लक्स कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर टॉपिक आएगा फ्लक्स थ्रू एन स्फीयर। एक स्फीयर ले लेंगे, उसके सेंटर पे चार्ज क्यों रखेंगे और देखेंगे उसकी वजह से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उस सतह से, स्फीयर की सतह से। ये एक आएगा। फिर क्लोज सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स का फार्मूला गॉसेस लॉ वो आएगा। फिर उससे रिलेटिव इंटेंसिटी है। तो इस दौरान फ्लक्स की सीरीज़ चल रही है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस हवाले से आपके जहन में आता है तो मोस्ट वेलकम, मस्ट आस्क। इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए।